तो हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पिछले कुछ दिनों में पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करके देखा अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग कि मेंडलीफ ने किस तरह से, डार्विनियर ने अपने ट्राइड्स किस तरह से दिए, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, जो मोजले ने सजेस्ट किया, और बाद में उसका जो भी फॉर्म हमारे सामने आया, और फिर उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद जो अलग अलग तरह की जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रही थी, उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है कि किस तरह से वो बढ़ती है या घटती है जब हम पीरियोडिक टेबल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उस पर हमने अपनी डिस्कशन की। तो हमने डिस्कशन किया कि जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है, ये हमारा एटॉमिक रेडियस को लेकर के एक रिप्रेजेंटेशन था, और ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था जो आयनिक रेडियस होता है, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो जिनको आप कैटायंस बोलते हो, या नेगेटिव आयंस हो जिनको आप एनायंस बोलते हो। तो ये किस तरह से ट्रेंड जो है वो किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और अप टू डाउन जाते हैं, ये ट्रेंड हमने अपनी लास्ट जो डिस्कशन थी उसमें हमने देखा। और एक जो चीज हम देखना जो लास्ट में देख रहे थे जब हमारा क्लास वहां पे टाइम ओवर हो गया था, तो हम देख रहे थे कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज, तो उनका अगर आप आयनिक रेडियस देखो तो वो किस तरह से आयनिक रेडियस ट्रेंड करता है या किसका ज्यादा है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस N3 माइनस और F माइनस में अगर हम देखें, तो और मैं आपसे पूछूं कि साहब किसका आयनिक रेडियस ज्यादा है, किसका आयनिक रेडियस कम है, बिकॉज दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स उसमें सेम है। तो वहां पर हमको ये देखना होता है, या आप लोग ये जरूर देखिएगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहां पर ज्यादा है। जहां पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर जो साइज है उस आयन का, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है, उनमें से जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका जो आयनिक रेडियस है वो क्या होगा, कम। देखो, अगर चार्ज ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव वहां पे आपका न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्शन रखता है। जैसे कि अगर हम यहाँ N3 माइनस में देखें तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स हैं 7। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, फ्लोरीन में प्रोटॉन्स हैं 9। और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में एक जैसे हैं, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोचो यहां पर 7 प्रोटॉन्स जो हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और फ्लोरीन माइनस के केस में 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ज्यादा इफेक्टिवली इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींचेगा, ये फ्लोरीन खींचेगा। इस वजह से जो फ्लोराइड आयन है उसका साइज छोटा होगा, और N3 माइनस जो आयन है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में जहां पर भी आपको न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मिलता है वहां पर क्या मिलेगा, साइज छोटा मिलेगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जहां पर ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी है तो साइज क्या होगा वहां पे, छोटा होता। अच्छा, कई बार एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, वो चीज क्या होगी कि मान लीजिए कि आपके पास में दो ऐसे आयंस होंगे जो सेम ही हैं, जैसे Fe2+ और Fe3+। तो यहां पर ये दोनों आयंस आयरन के हैं, सेम एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, बट यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बट यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है।
है ना, यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 होंगे और यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है 23 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है 23। तो जाहिर सी बात है 26 प्रोटॉन अगर 23 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स 24 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनका साइज क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि Fe2+ बड़े साइज का होता है और Fe3+ छोटे साइज का होता है। और यहां पर अगर इसका मैं आपको वो बताऊं एटमिक सॉरी आयनिक रेडियस, तो यहाँ पर Fe2+ का जो रेडियस होता है वो 0.76 एंगस्ट्रॉम होता है और Fe3+ का जो रेडियस होता है वो 0.64 एंगस्ट्रॉम होता है। तो सोचो कि ये साइज क्या है, छोटा है, और ये साइज बड़ा है। ये साइज इसलिए छोटा है क्योंकि यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ अट्रैक्ट करना था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इस वजह से ये साइज Fe3+ का क्या हो जाता है, छोटा। इसी तरह से आप एनायंस में देख सकते हो कि जहां पर एनायंस होंगे तो जाहिर सी बात है उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है कैटायंस के कंपैरेटिवली। ओके, तो ये हमारे आयनिक रेडियस और जो एटॉमिक रेडियस थे वो क्या होते हैं, किन फैक्टर्स से उनको हम अफेक्ट किया जा सकता है, और जो ट्रेंड है किसी पीरियड में या किसी ग्रुप में, जब हम पीरियडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो वो ट्रेंड किस तरह से मूव कर रहा है वो हम समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। अच्छा, इनकी एक और चीज यहाँ पर हम मैं जो क्या कह सकते हैं जो भी एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो भी कंपाउंड हम स्टडी कर रहे होते हैं और आयनिक रेडियस को अगर हम कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज को हम वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उस कंपाउंड का किसी ना किसी तरह का जो बिहेवियर है उसको वहां पर समझा पा रहे हैं। तो आयनिक रेडियस चाहे वो कैटायन का हो या एनायन को, ये उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस रेशियो है, जो कैटायन का रेडियस है और जो एनायन का रेडियस है, इनका जो रेशियो है, ये कैटायन का रेडियस RC से रिप्रेजेंट किया है, एनायन का रेडियस RA से रिप्रेजेंट किया है। तो कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस का जो रेशियो है, ये अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स में अलग अलग टाइप का होता है। तो ये रेडियस रेशियो जो है ये हमें एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो बॉन्ड हमारे कैटायन और एनायन के बीच में बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में Na+ और Cl- हो, तो इनके बीच का जो बॉन्ड बन रहा है वो किस नेचर का होगा, इस बात का पता भी हम क्या कर सकते हैं, इनके जो साइज हैं उन साइज के बेस पर लगा सकते हैं। जैसे अगर कैटायन का साइज, ये जो कैटायन है और एक है एनायन, तो कैटायन का साइज अगर कैसा होता है, बड़ा हो, लार्जर कैटायन, और एनायन जो है वो स्मॉलर हो, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और अगर उल्टा हो इसका कि कैटायन जो है वो स्मॉलर साइज का हो और एनायन जो है वो लार्जर साइज का हो, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या उनका नेचर जो है वो कोवेलेंट नेचर। देखो, आपने फाजान रूल पढ़े होंगे और याद भी होंगे, फाजान्स रूल। और फाजान रूल ये बताता है, एक्चुअली पोलराइजेबिलिटी के बारे में बताता है। यहाँ पर जो आयन का साइज हमने देखा है, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, इनका साइज जब हम देख रहे हैं तो हम इस फाजान रूल को यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जब ये एक
कैटायन है और यहाँ पर एक एनायन है, ये जब पास पास आते हैं तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी हो जाती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, इनका ये जो शेडेड जो पोर्शन में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि इसका प्रोटॉन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी, इसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। और जहां पर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो साइज अगर छोटा होगा किसी कैटायन का तो अब ये एनायन के बड़े इलेक्ट्रॉन्स को या बड़े साइज को क्या करेगा, ज्यादा डिफॉर्म करेगा, ज्यादा डिस्टर्ब करेगा और इस तरह का जो बल्ज है वो हमें ज्यादा मिलेगा। अगर दोनों ही छोटे छोटे हुए तो क्या बल्जिंग होगी, जब बड़ा होता है उसको आप बल्ज कर सकते हो। एक छोटा सा बॉल लो, उसको अगर आप प्रेशर लगाओ अपनी दोनों उंगलियों के बीच में, वो बल्जिंग नहीं होगी। एक बड़ा बॉल हो आप फुटबॉल और उसको आप प्रेशर लगाओ तो देखो वहां बल्जिंग ज्यादा होगी, है ना। तो ये बल्जिंग जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है, पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है। ये फॉजन रूल से हमने पढ़ा है और हम बाद में भी फॉजन रूल को जब पढ़ेंगे तो और स्टडी करेंगे। बट मैं यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन बता रहा था कि अगर कैटायन और एनायन का साइज अगर आपको मालूम है तो आप उस बॉन्ड का नेचर बता सकते हो कि वो आयनिक नेचर रखता है या कोवेलेंट नेचर रखता है। इसी तरह से जो एनायन और कैटायन का साइज अगर पता है आपको तो आप ये बता सकते हो कि वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा। क्योंकि अगर साइज छोटा है किसी कैटायन का तो वहां पर उस कंपाउंड की हाइड्रेशन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है और अगर वो ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो ज्यादा एसिडिक टाइप का सोल्यूशन बनाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो वाटर होता है कुछ इस तरीके का, उसका शेप, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है और जो कैटायन आपने लिया, मान लीजिए कि लेट से कि सोडियम ले लिया, अब सोडियम के पास है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास है लोन पेयर, ये क्या कर देगा, अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देगा और प्रोवाइड कर देगा तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा। सोचो इसका साइज होता बड़ा, ये होता बेरियम या स्ट्रोंशियम या कैल्शियम, है ना, बड़े साइज का अगर ये अगर है तो बड़ा साइज का है तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन, इसमें है तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बड़े साइज का होने की वजह से यहां पर जो अट्रैक्शन होगा वो यहां कम होगा और छोटा साइज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जो लोन पेयर है वो आसानी से इस कैटायन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाता है और बड़ा साइज जो है वो कम अट्रैक्ट करता है। तो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है और बेरियम का हाइड्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। अब बोलोगे आप साहब एसिडिक नेचर क्या हुआ, देखो एसिडिक नेचर इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका वाटर है, अगर एक H+ आयन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर डाल दें तो ये अपना लोन पेयर यहाँ इसको प्रोवाइड कर देगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही जब ये यहाँ पर H+ की जगह हमने क्या किया, Na+ दे दिया, है ना, तो यहां पर भी क्या होगा, एक कैटायन बनेगा, तो वो कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। तो सिंपली जितना अच्छे से ये बॉन्ड बन पाएगा वो उतना ही एसिडिक नेचर रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हो कि साइज जितना छोटा होगा कैटायन का वो उतना ही ज्यादा हाइड्रेटेड होगा और हाइड्रेटेड होगा तो उसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर्स होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो कैटायन और एनायन के जो साइजेस हैं या ये कह सकते हैं कि जो आपके आयनिक साइजेस हैं, आयनिक रेडियस जो है वो बहुत सारी चीजों को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है या वहां पर आपको आसानी से आप वहां उसके केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट जो ट्रेंड है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कई बार हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल की जगह हम एनर्जी का इस्तेमाल भी करते हैं, एनर्जी। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। मान लीजिए कोई एक आपके पास में एटम है, लेट्स से आपके पास में ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक छोटा सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन है ये, है ना।
1s1, इसको आप हाइड्रोजन बोलते हो। ठीक, ये हाइड्रोजन है। अब आप क्या करते हो, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो। लेट्स से एनर्जी आपने इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की, तो आपने इतनी एनर्जी सप्लाई की कि ये अपने हायर शेल में चला जाए। ये यहाँ पर एक दूसरा शेल है और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से और यहां पर आ गया, अपने लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में ये शिफ्ट हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आप जरूरी तो नहीं ये उतनी ही एनर्जी दे रहे हो कि इसको ये लोअर शेल से और हायर शेल में चला जाए या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। आप इसको ज्यादा एनर्जी अगर दे देते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में गया है, इससे ज्यादा एनर्जी इसके पास में होगी, तो ये क्या कर देगा, वो यहां से इजेक्ट हो जाएगा या इस न्यूक्लियस के प्रभाव से अलग हो जाएगा, और इसे हम बोलेंगे कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल गया, इसके जो शेल्स हैं उससे बाहर चला गया। मतलब आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इफेक्ट से या बाउंड्री से बाहर चला गया। तो उतनी एनर्जी देखो, यहां पर जो आपने एनर्जी दी है, जब ये हायर शेल में गया है तब एनर्जी आपको जो भी आप दे रहे हो वो क्या होगी, कम। और जब ये इजेक्शन हो गया है, इस पर्टिकुलर टाइम पर जो आपने एनर्जी दी है वो ज्यादा क्या दी है, वो आपने दी है ज्यादा। ओके, तो यहां पर ऐसी एनर्जी जब इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें, हायर एनर्जी शेल में नहीं डालना है, बाहर निकाल देना है, इजेक्ट कर देना है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल टर्म हमें यूज करना पड़ेगा। हम जब इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि यहां पर एक मैं दोबारा से इसको यहां पर बनाऊं और साहब ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये यहाँ पे तीसरा शेल हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स हर शेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो मैं जो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा वो किसमें से निकालूंगा, इस आउटर मोस्ट शेल में से निकालूंगा, मैं इस अंदर के शेल से नहीं निकालूंगा। इससे इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल। तो डेफिनेशन हमारी कहेगी कि वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी एटम के लूजली बाउंड, ये क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसमें से लूजली बाउंड, अंदर वाले तो बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं और ये बाहर वाले भी स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे लूजली बाउंड होगा, जो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और यहां पर एक टर्म और काम में लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपने ले लिया सॉलिड एटम, एटम सॉलिड भी तो हो सकता है, सॉलिड स्टेट का, तो वो आप टर्म यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो सॉलिड सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड, अगर वो हो सकता है तो, और उसके बाद में भी आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब जाके वो किस में बनेगा, गैस में। और फिर जब वो गैसियस स्टेट में पहुंच गया, फिर वो क्या है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है गैस में एक ही मॉलिक्यूल होगा, फिर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल सिर्फ या एक एटम हम वहां पर क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और उस आइसोलेटेड एटम के सबसे लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो द मिनिमम एनर्जी required, or you can say that the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित का मतलब है आइसोलेट कर दिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स वहां पे थे, उसमें से हमने क्या कर लिया, एक एटम को अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया। तो किसी भी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित और गैसीय मतलब वो सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए, वो किस स्टेट में होना चाहिए, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो गैसियस स्टेट के फिर क्या है, बाह्यतम कोश में जो सबसे कमजोरी से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बाउंड है उसके आउटर मोस्ट शेल में, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है, उस एनर्जी के अमाउंट को आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि साहब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आप सिंपली क्या कह देते हो कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी काम आती है उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो।
कई बार आप ये भी कह सकते हो किसी आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरी है उसको आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलोगे। लेकिन यहाँ पर आपको सभी टर्म्स को यूज करना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि एटम जो है वो गैसियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और उसका भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना? तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको जब हम मेजर करते हैं तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। या फिर कई बार हम इसको निकालते हैं किलो कैलोरीज पर मोल, क्योंकि एक एटम को निकालना मुश्किल होता है तो हम क्या करते हैं, मोल्स में निकाल लेते हैं। और हमें पता है कि 1 मोल जो है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। वो एटम हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना? तो इस संख्या के बराबर होता है। और या फिर कई बार हम इसको किस में निकालते हैं, किलो जूल्स में। तो हम यहां पर लिखते हैं किलो जूल्स पर मोल। तो 1 मोल का निकाल दो, उसके बाद में इस वाली टर्म से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो तो 1 एटम का आ जाता है। ठीक है ना? और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 3.83 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 20 कैलोरीज पर एटम। और अगर आप इसको पर मोल में निकालना चाहते हो तो इस वाली टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी किलो कैलोरीज पर मोल में। और किलो जूल्स में निकालना चाहते हो तो सिंपली आपको किलो जूल्स और कैलोरीज का रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 कैलोरी जो है, 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होता है। ठीक है? तो आप किसी भी कैलोरी की वैल्यू को जूल की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी जूल की वैल्यू को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास में हमें ये मिल जाता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का हमारा एक ट्रेंड है, उसको हम अभी देखते हैं। अच्छा, एक चीज और कि आयनाइजेशन एनर्जी जब आप निकालते हो तो अब देखो यहां पर जैसे मैग्नीशियम है हमारे पास, तो मैग्नीशियम का हम क्या लेते हैं, सबसे पहले गैसियस एटम लेते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने यहाँ जी इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो हमको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, उर्वपातन ऊर्जा, है ना? ये आप जानते हो पहले से। तो पहले मुझे ये एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये सब्लिमेशन हो जाए इसका, देन फिर मुझे ये मिल गया मैग्नीशियम गैसियस एटम में। अब मैं क्या करूंगा, इसको और एनर्जी प्रोवाइड करूंगा और ये मैग्नीशियम का जो गैसियस एटम है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये गैसियस फॉर्म में, और फिर उसके बाद में और एनर्जी मैं इसको प्रोवाइड करूंगा तो फिर ये मैग्नीशियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है? अब मैग्नीशियम जो है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3s1, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3s0, है ना? तो ये जो इसको हम बोलेंगे E1, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें से निकालते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ही थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी हो सकता है अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दूं 2p5,
अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकल गए, फिर बाद में आउटर मोस्ट कौन रहेगा, 2p6 आउटर मोस्ट रहेगा, फिर इसमें से निकलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स आप उसके आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालते जाओगे वो उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। ठीक है, इसको कई हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी है तो IE से रिप्रेजेंट करते हैं, ये IE1, ये IE2। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, ये कम होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और फिर उसके बाद में जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी। मतलब जैसे जैसे उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती। अब ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है, सोचो कि यहां पर मैग्नीशियम के पास में 12 प्रोटॉन्स थे, 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये तब स्थिति थी जब 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 प्रोटॉन्स हैं, जब ये एटॉमिक फॉर्म में है। जब ये इस फॉर्म में आया तो 12 प्रोटॉन्स रह गए और 11 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पुल है इन 12 प्रोटॉन्स का वो ज्यादा है, इसलिए इसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पे प्रोटॉन्स 12 ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं। ओके, तो इस वजह से जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा तो और ज्यादा छोटा आयन हो चुका है, तो वहां पर और ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फर्मली या ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन हम आसानी से नहीं निकाल पाते। और अगर आप इसको किसी एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। ये एल्यूमिनियम गैसियस है और यहां मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये एल्यूमिनियम सबसे पहले क्या करेगा, एल्यूमिनियम प्लस बनाएगा, और इस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, वो मान लीजिए कि 577 किलो जूल पर मोल रिक्वायर्ड है, पर मोल। और जब मैं इस एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम 2 प्लस बनाऊंगा, तो इस समय जो एनर्जी मैं इसको प्रोवाइड करूंगा वो प्रोवाइड करूंगा 1816 किलो जूल्स पर मोल। सोचो, यहां 577 और यहां पर 1816। और अब मैं इस एल्यूमिनियम 2 प्लस से जब एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाऊंगा, उस समय जो मैं एनर्जी इसको प्रोवाइड करूंगा वो प्रोवाइड करूंगा 2744 किलो जूल्स पर मोल। ओके, तो यहां पर आप देखो कि और एनर्जी जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा जरूरत है। तो लगातार ये एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कि सबसे कम जो है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, उसके बाद में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद में थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसी तरह से आप अलग अलग तरीके के जो एलिमेंट्स हैं उनके आयंस बनाते समय इसी तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को देखें कि सब आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का वो बदल जाता है, या आयनाइजेशन एनर्जी को बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे पहले एक फैक्टर की हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो पहला फैक्टर है कि सब जो साइज है एटम का, साइज ऑफ एटम, जिसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हो, एटॉमिक रेडिया, ये बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर साइज या एटॉमिक रेडिया बढ़ेगा, अगर साइज बड़ा हुआ तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। ये यहां पर ऐसा साइज है और ये दूसरा एलिमेंट हमारे पास में है जिसका साइज ये है। तो सोचो यहां पर प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को जब निकाल रहे हैं तो ये ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो ये दूरी है, ज्यादा है, तो यहां पर हमें
ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर मोर एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी और यहाँ पर लेस एनर्जी देनी पड़ेगी जब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो साइज बहुत मैटर करता है। तो एक फैक्टर है साइज, दूसरा फैक्टर है चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज है, चार्ज भी कैसा, न्यूक्लियर। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा हमको उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और चार्ज कैसे बढ़ता है? चार्ज बढ़ता है जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं। हम अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो अभी जैसे बात कर रहे थे कि सोडियम है, इसके बाद में मैग्नीशियम है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, तो जो चार्ज लगातार बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ रहा है ना, इफेक्टिव चार्ज जो है प्रोटॉन का है वो बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ये सारे फैक्टर्स पहले मैं बता रहा हूं, फिर हम इस ट्रेंड पर बात करेंगे कि कैसे ट्रेंड जो है वो यहां पर बदलता है। एक और फैक्टर यहां पर काम करता है जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है या पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है यहाँ पे? अब देखो, पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर इसी का एग्जांपल ले लिया, पहला जो हमारा शेल होता है उसमें हम देखते हैं कि 1s, और दूसरा जो होता है वो 2s, और तीसरा जो होगा वो हम देखते हैं कि 2p। तो जो s ऑर्बिटल्स होते हैं या s जो सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, और p जो शेल है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। और उसके बाद में हम बात करेंगे तो अब 3s आएगा, फिर देन 3p आएगा, देन 4s आएगा, देन 3d आएगा। तो d जो है वो सबसे बाहर होता है, s सबसे ज्यादा अंदर होता है, तो s जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करता है, p जो है वो उससे कम, और d जो है वो उससे कम, और f जो है वो सबसे कम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से। तो ज्यादा पेनिट्रेटिंग किस में होगा? s में। तो जहां पर आउटर मोस्ट शेल s में होंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लो, जैसे मान लीजिए कि आप एल्यूमिनियम लेते हो और आप यहां पर लेते हो मैग्नीशियम। अब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को आप देखो, तो एल्यूमिनियम जब हम देखते हैं तो, और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस हमें बनाना है, और मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम प्लस हमको बनाना है। तो यहाँ एल्यूमिनियम को अगर आप देखो तो ये एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, और ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 है। और मैग्नीशियम को अगर हम देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 होता है। इसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो यहां आप देखो, यहां पर जो आउटरमोस्ट शेल है वो है 3p, और यहां पर जो आउटरमोस्ट शेल है वहां पर है 3s। तो ये s ऑर्बिटल में सब शेल में है, और यहां पर p सब शेल में है, और s की पेनिट्रेटिंग क्या है? ज्यादा है। p की पेनिट्रेटिंग पावर जो है या इफेक्ट जो है वो क्या है? कम है। तो अगर आप इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हो, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, तो जो एल्यूमिनियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वो होगा लेस, और यहां पर जो मैग्नीशियम होगा उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी उसकी वैल्यू होगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये s में आउटरमोस्ट शेल जो है वो कौन सा है? s है, मतलब आउटरमोस्ट सब शेल जो है वो क्या है? s है, और यहां पर आउटरमोस्ट जो सब शेल है वो है p, और s जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग रहता है या ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है, और उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एक इफेक्ट ये भी है, और एक चौथा इफेक्ट आप देखते हो जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसको मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं कई बार, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट।
अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने का काम करते हैं, एक दूसरे से बाहर भेजने का काम करते हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज्यादा बाह्यतम कोश को दूर भाग जो है रिपेल करेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ तो उसका जो इफेक्ट है न्यूक्लियस का उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। साहब यहां पर अगर आपके पास में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल्स में फिल्ड हैं, ठीक है ना, और एक आपने यहां पर ये लिया और यहां पर ये और ये, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर वो कम है और यहां जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है। तो यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है या शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो हमें एनर्जी भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। और एक और इफेक्ट आप पढ़ते हो या सुनते हो और वो इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या होता है? देखो बहुत सारे एटम्स ऐसे होंगे जो हाफ फिल्ड होंगे, जिनके आउटर मोस्ट शेल जो भी हो, चाहे वो सब शेल एस हो या पी हो या डी हो, अगर ये हाफ फिल्ड है, मतलब कहीं पर मान लीजिए कि P3 है जिसमें P में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में P में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रखेगा। जैसे इसको अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे बेरिलियम है। अब बेरिलियम में आप देखो कि कंप्लीटली फिल्ड है, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस तरह से अगर आप बोरोन देखो तो वो होता है 1s2 2s2 2p1, ये हाफ फिल्ड है, सॉरी कंप्लीटली फिल्ड है। और यहां पर आप देखो तो ये इनकम्प्लीट है, इसका आउटरमोस्ट शेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कंप्लीटली फिल्ड जो होगा इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और जो इनकम्प्लीट होगा, ना कंप्लीटली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, उसका क्या होगा, कम। तो अगर आप इस बोरोन और बेरिलियम को कंपेयर अगर आप करते हो तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है इसका कंप्लीट फील्ड और है, तो इसलिए बेरिलियम जो है वो ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल रखेगा बोरॉन से। अब इसको एक दूसरे तरीके से देखो कि जब आप यहां पर मूव करते हो, बेरिलियम जो है वो है 4, बोरॉन जो है उसका है 5 और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो आप, यहां पर देखो ये है बेरिलियम इस पीरियडिक टेबल में और ये है बोरॉन। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आप देखते हो तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4 हैं, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा होना चाहिए और छोटा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो बोरोन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाफ और फुलफिल्ड होता है और इसका इनकम्प्लीट होता है बोरोन का, इस वजह से बेरिलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है बोरोन से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। अब वेरिएशंस देखते हैं कि वेरिएशंस क्या है। तो वेरिएशन क्या कहता है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास में पीरियडिक टेबल है और यहाँ पे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर पीरियड में आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है और साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके
इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए। इसी वजह से जब आप ये ट्रेंड देखते हो तो आप देखो यहाँ जो राइट साइड में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ये वाला आप देखो सबसे ज्यादा ऊंची इमारतें इसी की हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ये वैल्यू आप देख रहे हो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है, तो इसलिए आपको कम एनर्जी आप देते ही वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। बट लेफ्ट टू राइट जाने पर वो इंक्रीज हो रहा होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां पे बढ़ रहा है और यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में जाते हैं। तो ग्रुप में और पीरियड्स में आप यहाँ पर ट्रेंड बता सकते हो कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको आप इस तरह से इस ग्राफ से समझो कि ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और जितने भी जब हम इस पीरियडिक टेबल में देखेंगे यहां पर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, जितने भी नोबल गैसेस हैं इनके फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो, भूल जाओ आप कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी वजह से जब ये यहां पर आप देखते हो तो हर ग्राफ के अंदर ये आप देखो सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा उसी का है, पीक पर आ रही है। और लगातार ये ट्रेंड ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि आप यहां पर देखते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर जो साइज है वो बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पर हीलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल आ रहा है और रेडॉन का कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज और आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि जैसे मैंने आपको कहा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, तो आप इस पीरियडिक टेबल में हाफ फिल्ड देखो, जहां पर भी हाफ फिल्ड आपको नजर आया कहीं पर भी, ठीक है ना, उन हाफ फिल्ड का जो देखो यहां पर ये डिक्रीज होता हुआ आना चाहिए था, या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होता हुआ नजर आना चाहिए था, लेकिन ये अचानक से इसका ज्यादा हो गया। ऐसे बेरिलियम का अचानक से ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम का अचानक से ज्यादा हो गया, ये पोटेशियम का ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये एम्प्टी है, या फुल फिल्ड है, सॉरी फुल फिल्ड। तो जिनका भी एकदम से ज्यादा आपको नजर आ रहा है उनका या तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से उसमें इसको नजर तो इस तरह से आना चाहिए था ना कि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे आने चाहिए थे ग्राफ, लेकिन इसका ये हो गया, ये हो गया, फिर अचानक से एकदम से बढ़ गया, और फिर उसका यहाँ इसका और इसका तो पता चलता है कि इस ट्रेंड में बढ़ा है, लेकिन इसका अचानक से ज्यादा क्यों, तो वो हाफ फील्ड की वजह से या फुल फील्ड की वजह से। तो इस ग्राफ से आप इसको इजीली समझ सकते हो या बता सकते हो, है ना। और यहां पर भी आप देख सकते हो जो भी हाफ फील्ड वाले होंगे उनके थोड़े से ज्यादा है, और उसके बाद में फिर कम होना शुरू हो जाता है, थोड़ा फिर वापस बढ़ता है ना। तो ये अनयूजुअल ट्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, साइज, चार्ज, पेनिट्रेशन, शील्डिंग और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स का, ये सभी फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, और जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अकॉर्डिंग फिर आप वहां पे समझा सकते हो उसको कि कैसे उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होती है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपको जैसे एप्लीकेशंस पर हम बात कर लेते हैं, जैसे आयनिक पोटेंशियल, आयनिक जो रेडियस था या एटॉमिक रेडियस था, तो वहां पर हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी कि अगर आपको कैटायन या एनायन की वैल्यू पता है रेडियस की, कि इसका एनायन रेडियस इतना है, कैटायन रेडियस इतना है, तो वो किस तरह का आप कुछ उसके केमिकल बिहेवियर को बता सकते हो। ऐसे ही आप आयनाइजेशन वैल्यू को भी अगर आपको मालूम है तो आप उनसे क्या कर सकते हो, कुछ उनको कुछ एप्लीकेशंस वहां पर हैं कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। जैसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो नेचर है किसी भी पीरियड में या किसी भी ग्रुप में, वो आप आयनाइजेशन पोटेंशियल से बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब हम
ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी।